मित्रों, अगर आज किसी से प्रेम हो जाए और वो हमसे दूर चला जाए तो हमारे पास संदेश भेजने के हजारों रास्ते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल है, वॉइस नोट्स है। कुछ सेकंड में हम उस व्यक्ति तक पहुंच ही सकते हैं जिसकी याद ने हमें बेचैन कर रखा है। लेकिन कल्पना कीजिए उस समय की, जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट, और एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, अकेला है। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं। वह आकाश की ओर निहार रहा है और वहां उसे एक बादल दिखाई देता है, विशाल बादल। और फिर वह सोचने लगता है, काश यह बादल मेरा संदेश मेरी प्रियतमा तक पहुंचा दे। यही वह क्षण है जहां से कालिदास का मेघदूतम शुरू होता है। यह केवल एक विरही यक्ष की कहानी नहीं है, यह उस मनुष्य की कहानी है जो प्रेम में इतना डूब जाता है कि प्रकृति की हर वस्तु उसे अपने प्रिय की याद दिलाती है। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि मेघदूतम का यक्ष कुबेर का सेवक है। कुबेर, जो धन का देवता है, वह यक्ष को उसके कर्तव्य में हुई भूल के कारण 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। यानी कि यक्ष का ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह अपनी पत्नी से दूर रामगिरी के पर्वत पे आ जाता है। वह यक्ष जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। सजा केवल स्थान बदलने की नहीं थी, सजा तो थी प्रेम से अलग कर दिए जाने की। और यही बात आज की पीढ़ी के लिए भी इस कथा में असाधारण रूप से प्रासंगिक हो जाती है। आज हम हजारों लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले हो सकते हैं। हमारे फोन में सैकड़ों कांटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हजारों फॉलोअर्स होने के बाद भी रात के किसी शांत क्षण में मन पूछ सकता है, जिसे मैं सचमुच अपना मानता हूं वो मेरे पास क्यों नहीं है। यक्ष का अकेलापन इसी प्रश्न का प्राचीन रूप है। उसके पास संवाद का कोई माध्यम नहीं, इसलिए वह प्रकृति से संवाद करने लगता है। आज हम अपनी भावनाओं को स्टेटस पर लिखते हैं। यक्ष अपना दर्द बादल को सुनाता है। अंतर केवल माध्यम का है। विरह की मना स्थिति तो एक ही होती है। कालिदास के मेघदूतम में प्रकृति एक पात्र है। बादल केवल बादल नहीं, वह मित्र है, दूत है, सहयात्री है और आशा का माध्यम भी। यक्ष आषाढ़ के पहले दिन आकाश में उमड़ते हुए बादल को देखता है। लंबे ग्रीष्म के बाद जब काले बादल आते हैं तो उसके भीतर दबा हुआ प्रेम फिर से जाग उठता है। और यही प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि बारिश किसी के लिए रोमांस हो सकता है, किसी के लिए बचपन की याद, किसी के लिए मिट्टी की खुशबू और किसी विरही व्यक्ति के लिए अकेलेपन की उसकी आवाज। आज भी बारिश शुरू होते ही किसी को अपना पुराना प्रेम याद आ जाता है। कोई पुराना गीत सुनाई देने लगता है, किसी सड़क की तस्वीर मन में उभरती है और किसी व्यक्ति की आवाज हमारे कानों में अनायासी सुनाई देने पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृतियां केवल लोगों से नहीं जुड़ती हैं, बल्कि वह गंध, मौसम, संगीत, स्थान और प्रकृति से भी जुड़ी हुई होती है। कालिदास ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य को हजारों वर्ष पहले अपनी कविता में पकड़ लिया था। यक्ष बादल को अपना दूत बना लेता है। वह बादल से कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी पत्नी के पास जाओ, रास्ते में तुम्हें अमुक पर्वत मिलेगा, अमुक नदी मिलेगी, अमुक नगर आएगा। अब बादल को वह केवल रास्ता नहीं बतलाता, वह अपने प्रेम की स्मृतियों का नक्शा बनाता है। रामगिरी से लेकर उज्जैन, नर्मदा, क्षिप्रा, विंध्या और हिमालय तक का पूरा मार्ग उसके भीतर जैसे जीवित सा उठता है। यहां मेघदूतम हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाता है कि जब मनुष्य किसी को बहुत याद करता है तो वह उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं खोजता, वह अपनी स्मृतियों के ही रास्ते बना लेता है। आज भी तो ऐसा ही होता है ना। किसी पुराने शहर की सड़क देखकर कोई पुराना रिश्ता याद आ जाता है, किसी कैफे के सामने से गुजरते हुए किसी व्यक्ति की बहुत याद आती है, किसी गीत की 2 पंक्तियां वर्षों पुराने प्रेम को फिर से लाके सामने खड़ा कर देती है। क्योंकि प्रेम समाप्त हो सकता है, लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन स्मृतियां अपने भीतर एक पूरा भूगोल बचाए रखती है। एक बात और जो यहां इंटरेस्टिंग है, यक्ष बादल को उज्जैन जाने की सलाह देता है। उज्जैन सीधा रास्ता नहीं है हिमालय जाने का, फिर भी कहता है कि उज्जैन जरूर जाना। दरअसल कालिदास का यहां सौंदर्य बोध सामने आ जाता है। क्योंकि उज्जैन केवल एक शहर नहीं है, वह संस्कृति, सौंदर्य, संगीत, महाकाल और जीवन के लय का शहर है। कालिदास उज्जैन के महाकाल मंदिर, वहां की संध्या
आरती, सुगंधित वातावरण, उत्सवों और नगर की जो स्त्रियां हैं उनके सौंदर्य का अत्यंत कलात्मक चित्रण करते हैं। यक्ष बादल से कहता है कि उज्जैन की युवतियां के जो नेत्र है वो कमल की कोमलता जैसी हैं। उनकी चाल में लय दिखाई देता है और उनके मुख पर चंद्रमा जैसी आभा है। उनके केश, उनकी दृष्टि, उनकी भंगिमा सब कुछ उस नगर की जीवंत का एक हिस्सा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने प्रिय से दूर होता है तो वह संसार के हर सौंदर्य को अपने प्रिय की स्मृति से जोड़ने लगता है। और यही कारण है कि मेघदूतम में स्त्री सौंदर्य का वर्णन केवल श्रृंगार नहीं है, यह विरही मन की दृष्टि है। और जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम जाग चुका होता है उसके लिए संसार की हर व्यक्ति सुंदर वस्तु की तरह सामने आ जाती है, प्रेम की एक याद बन जाती है। कालिदास की नर्मदा केवल बहती हुई जलधारा नहीं है, वह पर्वतों के बीच से गुजरती हुई एक जीवंत स्त्री की तरह दिखाई देती है। विंध्य के पर्वतीय प्रदेशों से गुजरते हुए नर्मदा के जल, उसके मोड़ों और उसके आसपास के भूदृश्य का वर्णन करते हुए कालिदास प्रकृति को एक विशाल चित्र में बदल देते हैं। विशेष रूप से वह प्रसिद्ध उपमा अत्यंत आकर्षक है जिसमें नर्मदा की धाराओं और उसके आसपास दिखाई देने वाले भूदृश्य की तुलना कालिदास हाथी के शरीर पे बनी चित्रकारी से करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऊपर आकाश में एक विशाल मेघ है, नीचे विंध्य के पर्वत है और उसके बीच चांदी की तरह चमकती हुई नर्मदा बह रही हो। यही मेघदूतम की खूबसूरती है। कालिदास प्रकृति को नहीं देखते, वे उसे महसूस करते हैं। नर्मदा के वर्णन को यक्ष की मना स्थिति से अलग करके देखना यहां उचित नहीं होगा। यक्ष स्वयं अपनी पत्नी से दूर है, इसलिए यात्रा के दौरान दिखाई देने वाला प्रत्येक दृश्य उसके भीतर किसी भाव को जगा देता है। पर्वत उसे स्थिरता का एहसास दिलाते हैं, नदियां उसे गति का, बादल उसे संदेश का और वर्षा उसे पुनः मिलन की संभावना का। आज हम इसे इमोशनल एसोसिएशन भी कह सकते हैं। आज की पीढ़ी के लिए कालिदास के स्त्री सौंदर्य का जो वर्णन है उसे समझते हुए समय एक बात विशेष बतलाता है, वह है कालिदास सौंदर्य का केवल चेहरे के आकार या शरीर के अनुपात तक सीमित नहीं रखते। उनकी कविता में सौंदर्य एक जीवंत अनुभव है। आंखों की चंचलता, चेहरे की आभा, चाल की लय, केशों की गति, भाव भंगिमा और प्रकृति के साथ स्त्री की समानता। यानी सुंदरता केवल कैसी दिखती है इसका प्रश्न नहीं है, सुंदरता यह भी है कि वह चलते हुए कैसी लगती है, उसकी आंखें क्या कहती है, उसकी उपस्थिति वातावरण को कैसे बदल दिया करती है। और यही कारण है कि कालिदास की स्त्री आज भी केवल सुंदर स्त्री नहीं, वह सौंदर्य की एक अनुभूति बन जाती है। प्रेम में पड़ा मनुष्य केवल अपने प्रिय को याद नहीं करता, वह चाहता है कि संसार भी उसकी भावनाओं जितना सुंदर हो जाए। यह प्रेम की एक बहुत परिपक्व अवस्था हुआ करती है, जब अपने दुख के बीच भी मनुष्य सुंदरता को देखना बंद नहीं करता। यहां पर यक्ष की पीड़ा को जरा समझिए। वह अकेला है, वह अपने अकेलेपन के साथ जीने के लिए मजबूर है। वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है लेकिन उसके पास उससे बात करने का कोई साधन नहीं है। यहीं पर मेघदूतम मॉडर्न मेंटल हेल्थ के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह चुप हो जाया करता है। व्यक्ति लोगों के बीच में रहते हैं, काम करता है, मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से लगातार किसी अनुपस्थिति को वो ढोता रहता है। यक्ष की देह भी उसके भीतर की पीड़ा की गवाही देती है। उसका शरीर क्षीण हो चुका है, वीकनेस आ गई है, उसके हाथों के कंगन ढीले होकर के गिर गए हैं। यह प्रेम की केवल भावुकता नहीं है, यह शरीर पे उतर आया मानसिक दुख है। कालिदास यहां में बताते हैं कि मन और शरीर कोई अलग अलग संसार नहीं है। गहरा मानसिक तनाव शरीर को भी बदल देता है। आज विज्ञान इसे अलग अलग नामों से समझाता है, तनाव, नींद की समस्या, भूख में बदलाव, सामाजिक दूरी, शारीरिक कमजोरी आदि आदि कई चीजें। मगर कालिदास ने इसे एक विरही मनुष्य की देह के माध्यम से कविता में उतर दिया। बात करते हैं यक्ष की पत्नी की, जो मेघदूतम की सबसे मार्मिक छवियों में से एक है। वह केवल एक सुंदर स्त्री नहीं, वह प्रतीक्षा करती हुई स्त्री है। यक्ष बादल को उसके बारे में बतलाता है कि वह पहले फूलों की कोमल शैया पे सोया करती थी,
अब विरह की धरती पे पड़ी है। उसने अपने श्रृंगार की परवाह छोड़ दी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा उदास है। वह दिनों की गणना कर रही है। कल्पना कीजिए, जिस स्त्री के लिए कभी प्रेमी का होना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था, अब वही स्त्री हर दिन हर पल को गिन रही है कि यह दूरी कब समाप्त होगी। और इससे भी अधिक मार्मिक दृश्य तब आता है जब वह वीणा बजाने का प्रयास करती है, वह गीत गाना चाहती है, वह अपने प्रिय की स्मृति में संगीत रचती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसुओं से वीणा का तार भीग जाता है और वह गीत के स्वर तक भूल जाती है। यह दृश्य केवल विरह का नहीं है, यह बताता है कि कभी कभी दुख इतना गहरा हो जाता है कि हमारी सबसे प्रिय अभिव्यक्ति भी हमारा साथ छोड़ देती है। आज की भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति हमारा प्रेमी होता है तो उसका पसंदीदा गीत भी हमें पसंद होता है, मगर वह गीत ब्रेकअप के बाद हमें सुनाई नहीं देता। उसकी पसंदीदा जगह हमें पसंद होती है, उसका पसंदीदा भोजन हमें पसंद होता है, लेकिन वही जगह उसकी अनुपस्थिति में स्मारक बन जाती है। यही स्मृति और प्रेम का मनोविज्ञान है। प्रेम की संवेदनशीलता जरा देखिए यहां पर। जब यक्ष बादल से एक बात कहता है कि यदि मेरी पत्नी सो रही हो और तुम वहां पहुंच जाओ तो उसे तेज गर्जना करके मत जगाना। क्यों? क्योंकि शायद वह अपने सपने में मुझसे मिल रही होगी। सोचिए, स्वयं विरह में जलता हुआ व्यक्ति भी अपनी पत्नी के नींद के बारे में सोच रहा है। क्या प्रेम है! वह चाहता है कि यदि कुछ क्षणों के लिए ही सही उसकी पत्नी अपने स्वप्न में उससे मिल पा रही है तो उसका वह छोटा सा सुख भी टूटना नहीं चाहिए। यही है प्रेम और अधिकार के बीच का अंतर। प्रेम केवल यह नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो। सच्चा प्रेम यह भी पूछता है तुम्हें किस चीज से सुख मिलेगा। आज जब रिश्ते में पॉजिटिवनेस, जेलसी, इंस्टेंट रिप्लाईज और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी को प्रेम समझ लिया जाता है, तब यक्ष की यह संवेदनशीलता हमें प्रेम का दूसरा अर्थ सिखलाती है। प्रेम किसी को पकड़ना नहीं है। प्रेम कभी कभी दूर रहकर भी दूसरे की शांति की चिंता करना है। जरा आज के दौर से उस दौर की तुलना करके देखिए। आज हमारे पास संवाद की सुविधा पहले से कहीं अधिक है, फिर भी अकेलापन क्यों बढ़ रहा है? क्यों हमें ऑनलाइन कनेक्टेड रह सकते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से हम डिस्कनेक्टेड हैं? क्यों एक व्यक्ति हमारा मैसेज सीन कर सकता है लेकिन हमारे मन को समझ नहीं पाता? हम वीडियो कॉल कर सकते हैं लेकिन स्पर्श की अनुपस्थिति को समाप्त नहीं कर सकते। हम हजारों तस्वीर साझा कर सकते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति फिर भी भीतर खाली जगह छोड़ देती है। यक्ष के समय में भौगोलिक दूरी थी, आज दूरी कई बार भावनात्मक है। वह हजारों किलोमीटर दूर था इसलिए संदेश नहीं भेज सकता था। आज व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो सकता है लेकिन फिर भी हम उससे अपनी बात नहीं कह पाते। यही कारण है कि मेघदूतम आज भी जीवित है, क्योंकि तकनीक बदल गई है मगर मनुष्य नहीं बदला। शायद मेघदूतम आज की पीढ़ी को संदेश दे रहा है कि दुख से भागिए मत, उसे समझिए। जुदाई जीवन का अंत नहीं है। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। लेकिन यदि दुख गहरा हो जाए, यदि जीवन की रुचि समाप्त होने लगे, यदि व्यक्ति लगातार स्वयं को दूसरे से कटने लगे, तो उसे केवल मजबूत बनो कह करके छोड़ देना पर्याप्त नहीं होता। उसे किसी इंसान की आवश्यकता है, एक दोस्त की आवश्यकता है, एक परिवार की आवश्यकता है, एक संवेदनशील साथी की जरूरत है, और आवश्यकता हो तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास भी जाना चाहिए। यक्ष के पास मनुष्य नहीं था इसलिए उसने बादल से अपनी बात कही। आज हमारे पास मनुष्य है, हमें उनसे बात करना सीखना होगा। इसलिए तो 1500 वर्ष से पूर्व की जो ये कहानी है आज भी हमारे भीतर उतर जाती है, क्योंकि इसमें बादल एक मनुष्य जैसा है, इसमें पर्वतों से अधिक स्मृतियां हैं, इसमें बारिश से अधिक आंसू हैं, और इसमें प्रेम से अधिक प्रतीक्षा है। यक्ष ने बादल को संदेशवाहक बनाया, लेकिन असल में उसने बादल के माध्यम से अपनी पत्नी तक केवल शब्द नहीं भेजे थे, उसने भेजी थी अपनी स्मृति, अपना अकेलापन, अपनी आशा, अपना विश्वास और अपना प्रेम। और शायद यही मेघदूतम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब मनुष्य के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो और सुनने वाला कोई ना हो, तब प्रकृति उसकी भाषा बन जाती है। मित्रों, आज हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया है, फिर भी कभी कभी हमें एक बादल की आवश्यकता पड़ती है
जो हमारी बात बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी सीन के, बिना किसी टाइपिंग के सीधे किसी अपने तक पहुंचा दे। क्योंकि प्रेम की सबसे पुरानी भाषा आज भी वही है, प्रतीक्षा, स्मृति, प्रकृति और किसी अपने तक पहुंचने की अनंत इच्छा। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे क्लाउड में भेज दीजिए, वायरल कर दीजिए। फिर मिलूंगा ऐसी ही कालजयी रचनाओं के साथ। मैं नरेंद्र पांडे। नमस्कार।